दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय बॉन्ड्स जो थी काफ़ी समय से पेंडिंग में थी, वो फिर से मतलब उस पर काम चालू हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी वैकेंसियाँ हैं उस पर बहुत जल्दी यानी 15 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। और वहीं एसएससी ने भी क्लियर कर दिया कि अब वो सही समय पे सही एग्ज़ाम कराएगा और बहुत जल्दी कराएगा। तो देख रहे हैं कि बच्चों का जो आंदोलन चल रहा था, बच्चों के साथ जो टीचर साथ साथ में आगे बढ़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत रंग लाई है। और आप जान रहे हैं जैसा कि यूपीएसआई वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है, तो बी रेडी बी प्रिपेयर। अब समय बिल्कुल भी नहीं है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए और आगे की पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और इसमें से एक सीट अपने लिए बिल्कुल रिजर्व कर लीजिए। इतनी मेहनत करिए। अब देखिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती हैं और बहुत समय बाद आती हैं, अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें से एक सीट आपको पक्की करनी है दोस्तों। चलिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, अभी मैंने पिछली जो क्लास ली है उसमें मैंने पढ़ाया था कि आपको कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस क्लास को पूरी तरीके से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उससे बनते हैं। और उसके बाद मैंने दूसरी क्लास उसमें जो पढ़ाई थी, महान न्यायवादी तथा महाधिवक्ता पढ़ाया था, तो उसको भी बड़ा ध्यान से देख लीजिए और उससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से मैं अब बहुत जल्दी से ये 2.5 से 3 महीना जो मिला है, इसमें सारा का सारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा। जैसा कि देखा होगा सिलेबस आपने कि सबसे ज़्यादा जो मार्किंग है, क्वेश्चंस आने वाले हैं वो जनरल अवेयरेंस से आने हैं, जीए से तथा जीएस से आने वाले हैं, जीए तथा जीएस। तो इन दोनों पे बहुत फोकस करना है। हाँ, पिछली क्लासें जो मेरी पढ़ी हुई वो साइंस की, साइंस भी आपके सिलेबस में है एनटीपीसी में, तो वो वहाँ से क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी की भी आने वाली है, इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, वो भी उस ज्योग्राफी की भी क्लासें पढ़ी हुई हैं, उनको भी दोस्तों देख लीजिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक चल रहे हैं, इनको भी देखिए जल्दी ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, पिछली क्लास जो हमने पढ़ाई थी महान न्यायवादी, चलिए उससे 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, फिर नया टॉपिक आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वी रेडी वी प्रिपेयर और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, अब समय नहीं है, जाग जाओ। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ाया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि महान्यायवादी जो होता है, इसका वर्णन संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में इसके बारे में चर्चा की गई है। आपको पहला ये बताना है कि 2 अनुच्छेद बताने हैं जो महान न्यायवादी से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ लेके आए कि सिंपल क्वेश्चन है, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तीसरा क्वेश्चन, महान न्यायवादी क्या किसी संसदीय एक सेकेंड, संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन, महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये बताना है आपको। ये 5 क्वेश्चन मैं पिछले टॉपिक से दे रहा हूँ, जो आपको आने चाहिए मैं बता चुका हूँ। दूसरा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस आर्टिकल में ये कहा गया है। 5 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जिसको मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों आप लोगों को जल्दी से बताने इनके आंसर, तो दोस्तों बताइए जल्दी से इनके आंसर। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट
आप लोगों को पता है महान्यायवादी का संविधान के किस 2 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, आर्टिकल का आंसर है 76 में कहा गया भारत का एक महान न्यायवादी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अन्य किस अनुच्छेद में भी इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है? वो है 88, अनुच्छेद 88, ठीक है ना। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान न्यायवादी जो है वो क्या कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, ज्वाइंट सेशन में बोल सकता है, संसदीय समिति का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। महान न्यायवादी की जो नियुक्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो महान न्यायवादी की नियुक्त करता है। आगे आ जाइए। महान न्यायवादी क्या किसी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि हाँ, यस, ये किसी भी संसदीय समिति का हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ कहेंगे हाँ, ये संसदीय समिति का हिस्सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए, जैसे केंद्र के लिए होता है महान्यायवादी, उसी तरीके से राज्य के लिए होता है महाधिवक्ता। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में, ठीक है, 165 में। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप ध्यान रखिए, पिछली क्लास को देख लीजिएगा, वो कहा गया 177, आर्टिकल 177 में ये उसको राइट दिया गया कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है और उसकी किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये डिटेल से मैंने चर्चा की थी, पूरा टॉपिक जिसने भी नहीं देखा है पीछे जाके इसमें देख लें, इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। चलिए, आज हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। बिल्कुल फिंगर टिप पे सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारे टॉपिक आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं, उन सबसे कंपटीशन है, ऑल इंडिया कंपटीशन है, तो बिल्कुल अच्छे से टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये इलेक्शन कमीशन का वर्णन संविधान के जो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 तक किया गया, 324 से लेकर 329 तक, ठीक है ना। अगर पूछा जाए ये किस भाग में निर्वाचन आयोग, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, किस भाग में? भाग 15 है, और निर्वाचन आयोग का मतलब 324 से 339 तक, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये अगर संविधान के अनुच्छेद में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये कैसी संवैधानिक संस्था है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। जिस संस्था का वर्णन संविधान में हो उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं, यानी संविधानविदों ने जिसको बनाया हो। ये कभी भी संसद के द्वारा नहीं बनाई गई है कि हाँ किसी सरकार ने बनाई हो, किसी गवर्नमेंट ने बनाई हो, कुछ अधिनियम ला के बनाया हो, नहीं, ये संसद के द्वारा, जब ये संविधान के द्वारा बनाई गई संस्था है, ठीक है। अर्थात जब से संविधान लागू हुआ तब से ये संस्था अपना कार्य कर रही है। बताएंगे कब से कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो संवैधानिक संस्था है। दूसरा इसका काम देख लेते हैं कि संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ ये एक स्वतंत्र निकाय है। सबसे बड़ी बात है, ये याद रखेंगे, कैसा? स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय का मतलब ये है दोस्तों कि ये संस्था जो है किसी के दबाव में कभी कार्य नहीं करती है। कभी भी व्यक्ति कोई इस पे दबाव नहीं डाल सकता है, कोई गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से मतलब मॉनिटर नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी इसकी खूबी है, इसको संविधान में स्वतंत्र रखा गया है।
और स्वतंत्र रखने के लिए कई पहलुओं से अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। जैसे अभी हम बात करेंगे, इनको सिक्योरिटी दी गई टेन्योर का, इनका कार्यकाल जो होता है वो बहुत ही मतलब एक निश्चित कार्यकाल होता है, उससे जल्दी हटा नहीं सकते। दूसरा है, ये जब पद पे आते हैं तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, इत्यादि अभी हम चर्चा करेंगे कि किस कारण से ये एक स्वतंत्र निकाय की तरीके से कार्य करती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगला हम एक इसकी ध्यान दें कि ये परमानेंट यानी स्थायी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, स्थायी बॉडी है, मतलब एक ऐसा आयोग, एक स्थायी आयोग हम कह सकते हैं। देखिए, आप संविधान जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे क्या होता है कि कुछ ऐसी आयोगों का वर्णन किया गया जो अस्थायी भी होती हैं और कुछ स्थायी होती हैं। वो आयोग जो समय समय पे बनते रहते हैं, गठित किए जाते हैं, इसके बाद कुछ समय बाद जब वो अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं, कार्य पूरा हो जाता है तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो ऐसे सदस्य जो आयोग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग कैसा है? स्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे, इनको बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, फिंगर टिप पे रखना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है इसके कार्यों की ज़रा बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। सबसे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, निर्वाचन आयोग का कार्य। अभी बहुत से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये, जैसा कि नाम है निर्वाचन आयोग, तो ये क्या करवाता है? निर्वाचन करवाता है। लेकिन दोस्तों, पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये किस किस के चुनाव करवाता है, और उसमें ऑप्शन 4 दे देता है। एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो उससे बैरी नहीं करेगा, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, निर्वाचन आयोग है। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये संसद के सदस्यों का मतलब, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आपका लोकसभा आ जाएगा, लोकसभा के चुनाव करवाता है। दूसरा राज्यसभा, ये राज्यसभा के जो मेंबर आते हैं राज्यसभा के लिए, उनका इलेक्शन करवाता है। तीसरा, इसमें संसद में राष्ट्रपति भी आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति का भी इलेक्शन करवाता है। तो देखिए, ये इनके इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद जब राष्ट्रपति का करवाता है तो उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी ये इलेक्शन करवाता है। ध्यान दीजिएगा किन किन लोगों को करवाता है। फिर इसके बाद आता है आपका राज्य विधानमंडल, ठीक है ना। तो राज्य विधानमंडल इसका भी चुनाव करवाता है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है कि जहाँ पे विधान परिषद होती है, एक तो वो विधान परिषद हो गई, इसके बाद विधानसभा हो गया, तीसरा और राष्ट्रपति की जगह वहाँ क्या होता है? राज्यपाल। दोस्तों, समझ में आ रहा? तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों का चुनाव करवाती है, यानी इनके निर्वाचन से संबंधित निर्देश, नियंत्रण तथा दिशा निर्देश देती है। आप ध्यान रखिए कि जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? दिशा निर्देश देता है, नियंत्रण करता है। और अगर हम कहें इसी जगह थोड़ा और ध्यान से देखें तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो उसके 3 मुख्य आधार हैं। कौन कौन से? एक तो हम कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य आप समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सिस्टम, कि कोई भी संस्था है अगर उसको चुनाव करवाना है तो जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, प्रशासनिक कार्य जो होते हैं कि कहाँ किसको नियुक्त करना है, कितने हमारे अन्य क्षेत्रीय वो हों, निर्वाचन आयुक्त हों, कितने उप निर्वाचन आयुक्त हों, क्या हों, कैसे हों, और इसकी अनुमति कैसे लेनी है, कब किस राज्य में चुनाव, यानी कि इसके हो गए प्रशासनिक कार्य। इसके बाद अगर दूसरा मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो संस्था है ये कैसी संस्था है? ये अर्ध न्यायिक संस्था भी है। कैसी है? अर्ध न्यायिक संस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था मतलब कि न्यायालय जो हमारे देश में है दोस्तों, वो किस लिए? न्याय देने के लिए। वो विभिन्न पहलुओं पर न्याय देता है और विधायिका द्वारा
बनाए गए कानूनों को भी लागू करवाता है न्यायपालिका, ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई निर्णय लेना है, यानी न्याय से संबंधित न्यायिक निर्णय लेना है किस विषय पे, मान लिया कोई दो पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ गई, उनका अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो दोनों पार्टियां कहाँ जाएंगी, न्यायालय नहीं जाएंगी, वो जाएंगी निर्वाचन आयोग के पास में। बीजेपी कांग्रेस में कोई डिस्प्यूट हुआ या कोई सदस्य ऐसा है जो अयोग्य है, उसके बारे में निर्णय लेना है, न्याय करना है कि अयोग्यता सिद्ध करनी है या उचित है, या कोई निर्वाचन है, कोई उस पर ब्लेम कर रहा है कि निर्वाचन आयोग ने इस क्षेत्र में निर्वाचन गलत करवाया इत्यादि, इससे निर्वाचन से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं दोस्तों, एक बात समझ लीजिए सिंपल सा, कि उससे संबंधित जो भी कोई मुद्दे होते हैं जिनमें डिस्प्यूट होता है, वो कहाँ पर सुलझाए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा सुलझाए जाते हैं, उसकी अथॉरिटी अर्धन है। अगला तीसरा हम कार्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये सलाहकारी के रूप में भी कार्य करती है, मतलब ये सलाहकारी के रूप में भी कार्य करती है। देखिए निर्वाचन आयोग सलाहकारी के रूप में कैसे काम करता है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति को समय समय पे या राज्य में राज्यपाल को समय समय पे क्या करता है कि एक सलाह देता रहता है कि देखिए अब हमें इस क्षेत्र में क्या करना है, चुनाव करवाने हैं, इसकी अधिघोषणा आप कर दीजिए, या यहाँ पे सीट वैकेंसी खाली हुई, यहाँ का माहौल अभी ऐसा है कि चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, तो अभी हम नहीं करवा सकते हैं। तो अन्य इससे जुड़ी कई चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रपति को समय समय एक सलाह के रूप में भी अपना कार्य करती रहती, तो सलाहकारी भी हो गई। इन तीनों के डिटेल से हम कार्य को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों आप लोगों ने कि ये इस तरीके से इसके कार्य जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं और सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है संरचना से संबंधित, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए डिस्कस करते हैं संरचना, निर्वाचन आयोग की संरचना। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक अखिल भारतीय संस्था है। कैसी संस्था है? अखिल भारतीय संस्था है, भारतीय संस्था है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में निर्वाचन से संबंधित सारी जिम्मेदारी इसी की है। निर्वाचन कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये सारा निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? निर्वाचन आयोग। इसलिए इसको कहा गया अखिल भारतीय। दूसरी बात अभी हमने बताया था, पिछले देखा होगा कि जो निर्वाचन आयोग है केंद्र में वो किस किस के करवाता है? संसद के, राज्य विधानमंडल के, ठीक है ना। संसद में कौन आ गया था? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके बाद राज्य विधानमंडल में यानी कि आ गया था आपके विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। इसके बाद उपराष्ट्रपति। इतने लोगों का निर्वाचन करवाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम राज्यों की बात करें तो देखिए राज्यों के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि इसके निर्देशन पे ही कार्य करते हैं, इसके अंडर में ही होते हैं उनका, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ थोड़ी हम चर्चा कर देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पंचायत के चुनाव जो होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पालिका म्यूनसिपल पार्टीज जो होती हैं, इनके चुनाव कौन करवाता है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो आप ध्यान रखिए इसका ये जो कार्य है ये राज्य निर्वाचन आयोग का है, ना कि ये इस निर्वाचन आयोग का है। तो इसके बारे में निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स मत कर दीजिएगा उससे, ठीक है। देखिए दूसरी बात संरचना के बारे में अगर हम कहें तो हमारे अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि परिसीमन आयोग द्वारा जब देश में जनगणना कर ली जाती है उसके बाद, देखिए परिसीमन आयोग भी अभी पढ़ाएंगे। परिसीमन आयोग का क्या काम होता है कि परिसीमन आयोग समय समय पर भारत में चुनाव क्षेत्रों के लिए जनगणना करता है और किस क्षेत्र में कितना इंक्लूड किया जाए, कितने मेंबर वहाँ से होने चाहिए इत्यादि का जो निर्धारण किया जाता है वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही करवाया जाता है। तो जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो एक निश्चित जनसंख्या पर एक सदस्य लिया जाता है।
तो कहीं जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी एक शहर में कई विधानसभा सीटें होती हैं, ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है उससे काफ़ी बड़ा एरिया होता है उस शहर से, लेकिन ऐसी जगह में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण एक ही विधानसभा सीट होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है, क्षेत्र जो होता है वो वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करता है, और जो प्रशिमन आयोग के हिसाब से होता है। तो उसके बारे में कौन बताता है, ये प्रशिमन आयोग बताता है। और उसी आधार पर क्या होता है कि नॉमिनल लिस्ट जो बनाई जाती है, यानी निर्वाचन सूची बनाई जाती है, वो निर्वाचन आयोग बनाता है। चुनाव चिन्ह जो पार्टियों को बांटे जाते हैं वो निर्वाचन आयोग करता है। समय समय पर देखता है कि कौन सी पार्टी को हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, ये भी काम इसका करता है। यानी चुनाव से जुड़े हुए कौन सा सदस्य योग्य है, कौन सा अयोग्य है, और इसके बाद कब राष्ट्रपति को सूचित करना है कि अब आप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दीजिए। इसके बाद आपने देखा होगा चुनाव जहां होते हैं वहां पे 1 महीना पहले से जो लग जाते हैं नियम कायदा कानून, है ना, कि आचार संहिता जो जिसको बोलते हैं, तो वो लगाना है, कब नहीं लगाना है, इत्यादि जो काम होते हैं क्षेत्र में जो होते हैं, किसको हम उस क्षेत्र का निर्वाचन आयुक्त बनाना है, किसको राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करना, इत्यादि कई चीज़ें होती हैं। तो उसका सारा काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 324 में वर्णित हैं। नेक्स्ट बात अगर हम कर लेते हैं कि देखिए प्रारंभ में अगर हम पूरे इसका हिस्ट्री पे जाएं तो हमारा जो निर्वाचन आयोग था प्रारंभ में कितने सदस्य का था, 1 सदस्यीय था। ध्यान रखिए 1 सदस्य था, 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान, ध्यान रखिए इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन कब हुआ, 1988 में। ध्यान रखिए पूछ दिया जाता है। इसमें देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें क्या किया गया, इससे पहले जो मताधिकार था, मताधिकार किसको होता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ही मताधिकार मिलता था, मत का अधिकार होता था। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष की गई। ध्यान समझते जाइएगा। तो वो यही संविधान संशोधन है। इसके बाद यानी जो 21 वर्ष थी उससे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। जब 18 वर्ष कर दिया गया तो बताइए क्या होगा कि निर्वाचन में भाग लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब एकदम अचानक जब 18 साल घटा के उम्र कर दी गई, बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ गई, तो उससे निर्वाचन करवाना 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो इसने क्या किया कि कहा कि इसको 1 सदस्य मॉनिटर नहीं कर सकता, इसको बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये देखिए 25 जनवरी 1950 से इसने कार्य करना चालू किया था निर्वाचन आयोग ने, और कब तक किया, 15 अक्टूबर 1989 तक इसने 1 सदस्य के रूप में काम किया। ध्यान रखिए कब से, 25 जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ 1 सदस्य के रूप में कार्य करा। जैसे ही ये 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ 89 में, तो क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1989 से इसको क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, ठीक है ना, 3 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और सिर्फ 1 साल चला, और 1990 में इसको फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। ध्यान रखिए, देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, 25 जनवरी 1950 से कार्य करना चालू किया, 1 सदस्यीय आयोग था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होने के बाद जब जनसंख्या बढ़ गई, मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, तो 15 अक्टूबर
1989 तक एक सदस्यीय रहा। 16 अक्टूबर 1989 तक इसको क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक ना रह पाया, एक ही साल तक रह पाया और 1990 में फिर से इसको पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन लगातार काम बढ़ता हुआ देख के एक सदस्यीय आयोग इस कार्य को करने में असमर्थ साबित हुआ, असफल साबित हुआ। तो फिर से क्या किया गया, 1990 से लेकर जो 1990 से लेकर 1993 तक ये एक सदस्यीय ही रहा। लेकिन 1993 में इसको फिर से बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय बना दिया गया। ध्यान रखिए, कितने सदस्यीय बना दिया गया, 3 सदस्यीय। तो ये समय समय पे बदलता रहा। ध्यान से देख लीजिए क्या है, 25 जनवरी से 1950 से 89 तक एक सदस्यीय, फिर 16 अक्टूबर 1989 से 90 तक 3 सदस्यीय, फिर 90 से 93 तक एक सदस्यीय कर दिया गया और इसके बाद 93 से अब तक कितना है, 3 सदस्यीय। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कभी अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से जल्दी से। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त के बारे में। देखिए, निर्वाचन आयुक्त की अगर हम कहें योग्यता क्या है, तो आप सिंपल सा कह दे सकते हैं कि संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। संविधान में वर्णन नहीं है। अच्छा, संविधान में अगर वर्णन ही नहीं किया गया तो फिर किसको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। देखिए, जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक परंपरा चली आई, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन संविधान में इसका वर्णन योग्यताओं के बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, योग्यता हो गई कि इनका वेतन की अगर हम बात करें कि इनका वेतन कितना होता है, तो वेतन जो होता है वो आप सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होता है। देखिए, वेतन, सेवा शर्तें यानी कि अलाउंसेस, भत्ते जो होते हैं, भत्ते वो सारे के सारे निर्वाचन आयुक्तों के जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होते कितने हैं निर्वाचन आयुक्त, तो उनकी जरा चर्चा करें। वर्तमान में जैसा कि बताया कि 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3 निर्वाचन आयुक्त। आप समझते जाएंगे आई थिंक, और थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय पे टॉपिक हो जाए। 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, खास बात यहाँ पे ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके वेतनों में क्या अंतर होता है। तो आप ध्यान रखिए, इनके वेतनों में कोई अंतर नहीं होता है। फिर कह दिया जाएगा इनकी अन्य सेवा शर्तों में क्या अंतर होता है, तो कोई भी अंतर नहीं होता है। ना वेतन में अंतर होता है, ना सेवा शर्तों में अंतर होता है। जब वेतन में अंतर नहीं है, सेवा शर्तों में अंतर नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किसके पास पावर ज़्यादा होती है, शक्तियाँ किसके पास होती हैं। मुख्य के पास ज़्यादा होती होंगी, 2 अन्य जो हैं उनके पास कुछ कम शक्तियाँ होती हैं। तो ये सोचना दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं, वो तीनों के पास बराबर हैं। यानी कि कहें या वेतन कहें, वेतन तथा अन्य सुविधाएं तथा शक्तियों की अगर हम बात करें, शक्तियाँ, तो ये तीनों के पास बराबर बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, जब बराबर होती तो क्वेश्चन एक बनता है कि अगर मान लिया ये 3 जो हैं निर्वाचन आयुक्त, यानी अगर ऐसे कर लेते हैं, X है, Y है और Z है, ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मान लिया ये हो गए। अगर कोई बात को लेकर डिस्प्यूट है तो किसकी बात को माना जाएगा, तो क्या इनकी बात को माना जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी बात पर अगर डिस्प्यूट है, अगर कोई निर्णय लेना है, तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई डिस्प्यूट है जिसमें ये दो अन्य निर्वाचन आयुक्त एक तरफ हो जाएं और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक तरफ हो जाएं, तो कौन सा निर्णय माना जाएगा? किसकी बात मानी जाएगी? इन दोनों अन्य वालों की मानी जाएगी, इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों में कोई भी अंतर नहीं होता है, और अगर ये इसके साथ हो जाए तब तो ये दो इधर हो ही जाएंगे। तो जहाँ बहुमत होगा, जिसके पास ज़्यादा लोग होंगे जिस मत पे, उसकी बात मानी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आपने देखा इनकी संरचना के बारे में, फिर इनके वेतन के बारे में, इनकी योग्यताओं के बारे में आपने देखा कि इनकी योग्यता किसके बराबर। अब हम बात कर लेते हैं पदमुक्ति और कार्यकाल। आइए कार्यकाल देखते हैं। पहले कार्यकाल की अगर बात करें, देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया है, जब मैंने कैग पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है ना, कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब क्या है ना, कि कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है कि जिसकी उम्र कम है, जैसे मान लिया 50 साल का कोई व्यक्ति है और उसको बना दिया जाता है, तो वो अपना 6 साल पूरा करेगा और 56 वर्ष तक शासन करेगा, मतलब पद पर रहेगा। और अगर कहीं मान लिया कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है और तो यहाँ पे बैठे, तो उसको सबसे पहले 65 वर्ष कब हो जाएंगे? 5 वर्ष में ही 65 वर्ष हो जाएंगे। तो वो अपने पद पर कब तक रहेगा? 5 वर्ष तक ही रहेगा। यानी कि जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो उतने समय तक वो व्यक्ति अपने कार्य पे रहता है। मान लिया कि ये दोनों बातें तो ठीक हैं। अगर निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त किया गया, तो उसको क्या सरकार हटा सकती है या राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति कैसे नहीं हटा सकते? ये राष्ट्रपति इसको नियुक्त जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। इसको तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तब राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अर्थात अब ध्यान दें, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। असमर्थता या कोई असमर्थ है काम करने में, या फिर साबित कदाचार, किसी का आचार गलत है, कुछ उसने गड़बड़ काम किया, घोटाला किया या कुछ भी किया, तब ऐसी दशा में उसको क्या किया जाता है? पद से पदमुक्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से किया जाता है। ठीक है ना, तो पदमुक्त ऐसे होते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, इसको जब एक बार नियुक्त कर दिए जाते हैं तो इनकी सेवा शर्तों में, इनके वेतनों में कुछ भी कभी कटौती नहीं कर सकती है। ये नहीं कि सरकार कहे कि निर्वाचन आयोग मेरे कहने पे काम नहीं करता है या मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ये मेरा पक्ष नहीं रखता है, हमें नहीं जिताता है, तो हम इसकी सेवा शर्तों में कटौती कर दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये संविधान में व्यवस्था की गई है इसको स्वतंत्र रखने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात की जाए इस्तीफा, तो ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? अगर स्वैच्छिक कोई कहता है कि हम मेरे को पद पे नहीं रहना है, तो ये अपना इस्तीफा भी किसको सौंपते हैं? इस्तीफा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने देखा इसकी संरचना, इसके कार्य, इसके कार्यकाल और इसकी योग्यताएं इत्यादि के बारे में हमने डिटेल से देखा। ठीक है ना। जो चीज़ अभी आपको ना समझ में आई हो या छूट गई हो, आपको लगता है, उसके बारे में आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। जल्दी अब तेज़ मेरे को चलना है, बहुत तेज़ चलना है, टॉपिक काफ़ी है और समय कम है। एनटीपीसी आ गया है ना, 1,40,000 जो उसमें वैकेंसी हैं पूरी रेलवे की, उसमें से कोई एक पद आप ले लीजिए। वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, इसलिए जुड़ जाइए बहुत तेज़ी से, सब जुट जाइए अच्छे से। ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जिसने नहीं ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। और इसके बाद कोई दिक्कत होगी मेरे को बताइए, मैं ऐसी टॉपिक आपके उसमें अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना, और बताता रहूँगा। ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।